गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो हम पढ़ेंगे आज मुगल वंश के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने भक्ति आंदोलन पढ़ा और उससे पहले पढ़ा था हमने दिल्ली सल्तनत। ठीक, जैसे ही दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत, तो इसके साथ साथ एक भक्ति आंदोलन भी चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन, और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल। मुगल आज हमारा टॉपिक ही रहेगा। ठीक, भक्ति आंदोलन में थोड़ा सा रिवाइज कर लो। भक्ति आंदोलन को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति वो जिसमें मूर्ति की पूजा, मूर्ति बनाकर उसकी भक्ति की जाती है, और निर्गुण भक्ति में मूर्ति नहीं होती। ठीक, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक, निर्गुण भक्ति को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, संत और सूफी। ठीक है, सूफी उसे कहते हैं जो संगीत को भक्ति का एक मतलब भक्ति का रूप दे दे, संगीत को एक भक्ति का माध्यम बना ले, वो क्या है? सूफी भक्ति है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसी एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि ये जो है संत हैं, कवि हैं, या फिर ये राम भक्त हैं, या फिर ये कृष्ण भक्त हैं। राम भक्त में सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तुलसीदास। तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक, तुलसीदास किसके थे? अकबर के समकालीन थे, और अकबर ने कहा था कि आप हमारे नवरत्न में शामिल हो जाएं, लेकिन तुलसीदास ने मना कर दिया था। ठीक, ये समकालीन भी पूछ लेते हैं, कंटेम्प्रेरी। तुलसीदास हो गए, त्यागराज हो गए, रामानंद हो गए। और कृष्ण भक्ति में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विट्ठल स्वामी का। विट्ठल स्वामी के 8 जो वे थे शिष्य, उनके ग्रुप को कहते हैं हम अष्टछाप। और उसमें सबसे जो इनके प्रिय शिष्य कह सकते हैं, सबसे अच्छे जो शिष्य थे वो थे सूरदास। फिर इसमें आते हैं मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु, वो सब कृष्ण भक्ति में। अब संत में हमने पढ़ा था, संत में सबसे अच्छा कबीरदास, कबीरदास। ठीक है, कबीरदास, और इसमें आ जाएंगे रैदास, कबीरदास, रैदास और गुरु नानक। गुरु नानक हमने जब पढ़ा तो मैंने आपको सारे 10 के 10 गुरुओं के बारे में पढ़ा दिया। ठीक, कबीरदास हो गया, गुरु नानक हो गए, रैदास, धन्ना, दादू, वो सब किस में है? संत भक्ति में। अब सूफी भक्ति में, सूफी भक्ति में आप सिर्फ ना एक चेन से याद कर लो, उसमें आपके 2 चीज़ें क्लियर होंगी। पहला तो कौन, किसके गुरु कौन है या किसके शिष्य कौन है। दूसरा के सूफी भक्ति के सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। तो सूफी भक्ति में, सूफी भक्ति में हमने क्या किया था? देखो, सूफी भक्ति में सबसे पहले हमने पढ़ा था किसको? उस्मान हासनी, उस्मान हासनी। हासनी भी याद रखोगे तो चलेगा, उस्मान हासनी। इनके शिष्य हो जाएंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके शिष्य थे उस्मान हासनी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके थे बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। ठीक, बख्तियार काकी के 2 थे, एक तो बाबा फरीद, बाबा फरीद, और दूसरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन जिन्होंने गुलाम वंश की नींव रखी, कुतुबुद्दीन। हेलो, हाँ हो गया। वही कहते कि आवाज़ आ रही नहीं आ रही, वो आ गई आवाज़, मैंने चेक कर लिया। ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, बाय। देखो, तो इनके कौन हो गए फिर? बख्तियार काकी के बाबा फरीद और कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर? अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो राजा बन गए, इनके तो कोई शिष्य वगैरह तो गुरु बने नहीं। ठीक है, बाबा फरीद क्या हो गए? निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया के थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, ऐसे ये इनके शिष्य, ये इनके शिष्य, ऐसे करके ये पूरी एक चेन की तरह आप याद कर सकते हो। क्लियर? अब चलते हैं हम मुगल वंश पे, इतना क्लियर है? अब आ जाओ मुगल पे, हमारा टॉपिक है मुगल वंश, मुगल वंश।
ठीक, मुगल वंश। मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर, ये तो सबको पता है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर। तो हम पहले बाबर को पढ़ते हैं। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे, ठीक है, बाबर। क्लियर? अब बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में। बाबर का जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी, जन्म 14 फरवरी 1483 में। 14 फरवरी, भाई वैलेंटाइन डे को हुआ था बाबर, ठीक है, 14 फरवरी 1483 में। इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, उमर शेख मिर्ज़ा। इनकी माता का नाम था, माता का नाम था कुतुलुब निगार खान। कुतुलुब निगार खान, निगार खान। अब इनकी दादी का नाम और इम्पोर्टेंट है। बाबर की दादी का नाम, बाबर की दादी का नाम था एहसान दौलत बेग। क्या था? एहसान दौलत बेग, एहसान दौलत बेग, ठीक है, एहसान दौलत बेग। अब ये तो मैंने आपको एक मतलब बेसिक सी चीज़ें बता दी, ये थे, लेकिन अब आएगा इंटरेस्ट। अब देखिए ये जो सारे नाम हैं, देखो बाबर जो था, बाबर था फरगना का। कहाँ का था? फरगना का। ऐसा करके कुछ लग रहा है इंडिया से, चलो ठीक है, इधर का तो मिटा ही देते हैं, इधर ही को हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखो बाबर कहाँ का था? फरगना का था। जो ये फरगना जगह है ये अब उज्बेकिस्तान में है। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। तो बाबर को हम कह सकते हैं ये उज्बेक था, उज्बेक, ठीक। ये हमारा इंडिया हो गया। अब इंडिया के बगल में पाकिस्तान है ना, इंडिया के बगल में कौन? पाकिस्तान। इंडिया के बगल में यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ क्या है? उज्बेकिस्तान है। अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ क्या हो? उज्बेकिस्तान। यहाँ हो गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वाला एरिया, यहाँ पर हो गया पाकिस्तान वाला एरिया। अब ये वाला एरिया थोड़ा ऊपर, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अफगानिस्तान, है ना, यहाँ हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ क्या? उज्बेकिस्तान। तो वो जो फरगना जगह थी, फरगना जहाँ का बाबर था, वो अफगान था तो उज्बेकिस्तान में, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ था। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? फरगना है, यहाँ पे है फरगना, ठीक, यहाँ पे है फरगना। अब बाबर यहाँ का था, फरगना का। कहाँ का था? फरगना, यहाँ लिख देते हैं फरगना, फरगना का था, ठीक। तो बाबर फरगना का था। अब बाबर को क्या होता है कि बाबर की जो पिता थे, बाबर के पिता जो थे वो थे किसके? मंगोल से। बाबर के पिता किससे थे? बाबर के पिता और माँ थे तो दोनों मंगोल से, लेकिन ये थे तैमूरलंग के वंशज, और माता थी किसकी? चंगेज खां की वंशज। अब चंगेज खां और तैमूरलंग ये तो आपने सब पढ़ा हुआ है। तैमूरलंग कौन था? तैमूरलंग वो भी मंगोल था, चंगेज खां भी मंगोल था। मतलब वंश का नाम क्या है हमारा? मंगोल, लेकिन उसमें राजा तो कई सारे हुए हैं। तो उसमें चंगेज खां भी राजा हुआ है, तैमूरलंग भी राजा हुआ है, ठीक। चंगेज़ खां का जिक्र आपने इल्तुतमिश के टाइम पे सुना था, इल्तुतमिश के टाइम पे सुना था, ठीक। और ये जो तैमूरलंग है, तैमूरलंग का जिक्र कब सुना था? इसने किसकी अंत कर दिया था? तुगलक वंश का, ठीक। तुगलक वंश का अंत किसने किया था? तैमूरलंग ने। तभी तो सैयद वंश बना, खिजर खां ने शासन किया, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये था, चंगेज़ खां जो था वो इस वाले एरिया में, जो मंगोल का जो मेन एरिया था वहाँ पर इंटरेस्टेड था, इस तरफ ज़्यादा उसका वो था। लेकिन जो तैमूरलंग था वो ये वाला उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और इधर ये टर्की वगैरह इस वाले एरिया में, ठीक। तो जो उमर शेख मिर्ज़ा थे वो किसके वंशज थे? तैमूरलंग के, तैमूरलंग। और इनकी माँ थी चंगेज़ खां के वंशज, चंगेज़ खां की वंशज, ठीक है। अब देख लो कितना खतरनाक मिक्सचर है बाबर ठीक, तैमूरलंग और चंगेज़ खां। अब हमें ये समझ आ गया कि इसके मतलब माँ बाप कौन से कहाँ के वंशज थे। था कहाँ की? फरगना की। जगह क्या है हमारी? फरगना है। अब बाबर की पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, ठीक है। लगभग जब ये 11 साल के थे, 11 साल की उम्र में इनकी दादी जो थी एहसान दौलत बेग,
एहसान दौलत बेग के सहयोग से इनको फरगना का शासक बना दिया। ठीक है, सिर्फ 11 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में फरगना का शासक बना दिया। 11 साल की उम्र में फरगना का क्या बना दिया? शासक बना दिया। इनकी दादी के उसमें 11 साल की उम्र में। अब इसमें 1483 में 11 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा? 1494। ठीक है, 1494 में क्या बन गया था? बाबर शासक बन गया था, शासक फरगना का। अब बाबर जो था, बाबर को कह सकते हैं कि बाबर की जो नीति थी महत्वाकांक्षी थी। महत्वाकांक्षी उसे कहते हैं जो मतलब कभी भी काम करते ना थके। ऐसे नहीं कि मतलब हमारा रिटायरमेंट का टाइम आ गया है या फिर अब हम बैठ जाना चाहिए। आराम परस्त नहीं था बाबर। ठीक है, उसे कंटिन्यू काम करना है, कंटिन्यू अपने साम्राज्य का विस्तार करने में इंटरेस्ट था। तो बाबर ने क्या किया? बाबर को काबुल बहुत पसंद था। काबुल अफगानिस्तान में है। बाबर को काबुल बहुत पसंद था, और काबुल है भी अच्छी जगह है ना, खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच में जगह होती है, खूबसूरत होती है। अब बाबर ने क्या किया? फरगना से आक्रमण किया। फरगना से कहाँ किया? इधर अफगानिस्तान में, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे क्या है? समरकंद। यह है फरगना और यह है समरकंद। समरकंद में आक्रमण किया। ठीक है, बाबर ने कहाँ आक्रमण किया? समरकंद में, और समरकंद को जीत लिया। क्योंकि बड़ा मैं कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन शासक था बाबर। किसको जीत लिया? समरकंद को जीत लिया। अब समरकंद को छोड़ के, इसको जीत के फिर कहाँ पहुँचे ये? समरकंद के बाद पहुँचे ये गजनी। ठीक है, जहाँ का महमूद गजनवी था। गजनी पहुँचे। जैसे ही वो गजनी पहुँचे तो समरकंद हाथ से निकल गया। ठीक है, समरकंद के लोगों ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया कि हम नहीं रहेंगे बाबर के अंडर में, हम तो स्वतंत्र हैं। अब गजनी पहुँचा तो समरकंद हाथ से निकल गया। अब गजनी से कहाँ पहुँचा फिर वो? समरकंद। समरकंद की जो वहाँ पे लोग उग्र हो गए थे, भड़क रहे थे, उनको शांत करने के लिए। अब जब समरकंद पहुँचा तो यहाँ से गजनी हाथ से निकल गया, गजनी भी नहीं रहा। ठीक, अब फिर कहाँ गया? वापस से कहाँ? फरगना। फरगना गया तो फरगना भी चला गया, फरगना में भी नहीं रहा अपना शासन। फिर आया बाबर कहाँ? काबुल। ठीक है, कहाँ आया? काबुल। और काबुल में भी जब फरगना था तो काबुल हाथ से निकल गया। मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से पहले यहाँ आया समरकंद, समरकंद जीत लिया, फिर कहाँ गया? काबुल, वो गजनी। गजनी जीता तो समरकंद चला गया, समरकंद से कहाँ गया? फिर वो समरकंद से गया काबुल, काबुल गया तो समरकंद चला गया, फिर यहाँ की लड़ाई शांत की तो फरगना निकल गया। अब बाबर के पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, बाबर के पास अब कुछ नहीं बचा। अपनी छोटी सी सेना की टुकड़ी, सिर्फ ऐसा ज़िंदगी हो गई थी कि मतलब कहीं से भी छोटा मोटा जगह मिले वहाँ से माल वाल लूटो और अपना खाने पीने का खर्चा निकल जाए। ठीक है, ऐसी मतलब टाइम आ गया था बाबर का। अब जब फिर बाबर ने क्या सोचा? बाबर ने फिर हमारे इंडिया में, पाकिस्तान इंडिया का ही था वैसे तो, उस टाइम पर अफगानिस्तान भी इंडिया ही था। ठीक है, अब बाबर ने सोचा कि इस तरफ आते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे आना शुरू कर दिया। ठीक, पाकिस्तान की तरफ, हमारे इंडिया के बॉर्डर पे यहाँ पर आना शुरू कर दिया। अब ये बात हमें पता किसको चली? यहाँ पे दिल्ली में शासन किसका था? दिल्ली में शासन था इब्राहिम लोदी का। उस टाइम पे लोदी वंश था, ये तो आप पढ़ चुके हो। ठीक है, लोदी वंश को ख़त्म किसने किया था? बाबर ने। तो यहाँ कौन था? दिल्ली में शासन किसका था? इब्राहिम लोदी का। अब इब्राहिम लोदी का जो शासन था, आपको याद होगा कि इब्राहिम लोदी का शासन इतना होगा, साउथ में तो नहीं होगा, क्योंकि जब तुगलक वंश था, मतलब कि तुगलक वंश में भी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश में भी कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके टाइम पे ही क्या हुआ था? विजयनगर और बहमनी ने खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, दोनों साउथ में थे, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। विजयनगर और बहमनी ने खुद को क्या कर लिया? अलग घोषित कर दिया। तब इसके पास साउथ का एरिया नहीं था। ठीक है, साउथ का एरिया नहीं था। अब ये वाला एरिया किसका था? इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी के बगल में देखो, इब्राहिम लोदी के यहाँ नीचे, यहाँ कौन था? यहाँ था राणा सांगा। यहाँ कौन था? राणा सांगा। ठीक, राणा सांगा से इब्राहिम लोदी की दुश्मनी थी, क्योंकि युद्ध कौन सा हुआ था? खतौली का युद्ध। इन दोनों के बीच में 1598 में कौन सा हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो इन दोनों की दुश्मनी थी। ठीक, इसके बगल में कौन था? मध्य प्रदेश वाले एरिया में, मध्य प्रदेश के चंदेरी में कौन था? मेदनी राय। चंदेरी में कौन था? मेदनी राय। ठीक है, आप पूरा समझो, सब समझ आ जाएगा। यहाँ था मेदनी राय। अब ये बात समझ आ गई। अब ये कौन सा? पंजाब वाला एरिया। पंजाब के एरिया में, पर ये तो भाई था तो इब्राहिम लोदी का ही, लेकिन पंजाब में इब्राहिम लोदी ने सूबेदार बना रखा था किसको? दौलत खान लोदी को। किसको बना रखा था? दौलत खान लोदी। यहाँ था दौलत खान लोदी। ठीक,
अब ये जो तीनों थे, ये दोनों दौलत खान लोधी और राणा सांगा, और एक था इब्राहिम लोधी का कौन, चाचा। चाचा कौन था, चाचा था आलम खान लोधी। चाचा कौन था, आलम खान लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा कौन था, आलम खान लोधी। आलम खान लोधी और कौन, राणा सांगा और दौलत खान लोधी, ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोधी का शासन चले। ये इब्राहिम लोधी को शासन पे से हटाना चाहते थे। भाई इनसे दुश्मनी थी, और ये हो गया आस्तीन के सांप कह सकते हैं इनको, या फिर घर कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाई। अब इन्होंने इब्राहिम लोधी की लंका ढा दी। देखो अब ढाएंगे, अभी नहीं ढाएंगे, बिठाएंगे। ठीक, तो ये आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी, इनको पता चला कि जो बाबर है, बाबर मतलब वैसे बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो मतलब पैसे की तलाश में है। उसे अपनी सेना के लिए, अपने लोगों के लिए पैसा चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों बाबर के पास चलते हैं और उसको बुला कर लाते हैं। वो इब्राहिम लोधी को कूट देगा, यहाँ से भगा देगा या फिर मार देगा, और यहाँ पे शासन हम कर लेंगे। ठीक, अब ये दोनों आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी, दोनों हो गए ऐड। इसने इनसे बात की। अब दोनों मिलके किसके पास आते हैं, राणा सांगा के पास। दोनों मिलके राणा सांगा के पास आए। अब राणा सांगा तो बिल्कुल एग्री, भाई बिल्कुल ठीक है, चलो करते हैं, बुलाते हैं बाबर को। अब तीनों मिलके, इसमें मेदिनी राय ऐड नहीं हुआ, मेदिनी राय का भी जिक्र आगे आएगा। मेदिनी राय राणा सांगा का दोस्त था। ठीक, अब तीनों मिलके किसके पास पहुंचे, बाबर के पास पहुंचे। बाबर ने कहा कि अच्छा वहाँ पे ऐसा करना, ठीक है कर लेंगे, ये बताओ कि पैसा मिलेगा बहुत। भैया पैसा तो बहुत दुनिया भर का मिलेगा, और हम अलग से देंगे गिफ्ट में। ठीक है, पैसा तो बहुत मिलेगा। अब बाबर हो गया तैयार, चलो ठीक है हम करते हैं। फिर क्या हुआ, ये थी वो बात कि घर के भेदी ने लंका ढा दी। तो बाबर आगे आ जाता है कहाँ, इंडिया। अब बाबर अगर यहाँ से यहाँ आएगा इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए, इब्राहिम लोधी पर हमला करने के लिए आएगा बाबर, तो ये वाला एरिया जो हरियाणा पंजाब का एरिया है, इसको तो पार करना पड़ेगा। ठीक, तो इब्राहिम लोधी को पता ही नहीं हो क्या रहा है, इसे क्या पता। अब बेचारा ये इब्राहिम लोधी को तब पता चलता है जब बाबर अपनी सेना कहाँ लगा देता है, हरियाणा के पानीपत के मैदान में। हरियाणा के पानीपत के मैदान में बाबर ने अपनी सेना लगा दी। ठीक, यहाँ पे बाबर की होगी सेना खड़ी हो गई, तब इब्राहिम लोधी को पता चला। तो ये युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। किसके बीच, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। उसमें भी क्या हुआ, अब बेचारे इब्राहिम लोधी सीधा साधा, इसे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। इसमें भी एक टुकड़ी का जो सेनापति किसको बना दिया, आलम खान लोधी को, अपनी एक सेना का, और दूसरी का किसको बना दिया, दौलत खान लोधी को। भैया जो तुम्हें मरवाना चाह रहे हैं वही तुम्हारी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, फिर तो हारना बिल्कुल कंपलसरी है ही, है ना, पहले से सबकी मिली भगत है। अब ये समझ आ गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, और शाम तक ही इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा जाता है। पूरे दिल्ली सल्तनत का, पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। ठीक है, तो उस पूरे दिल्ली सल्तनत में इकलौता राजा इब्राहिम लोधी है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है, इब्राहिम लोधी इकलौता शासक है जो युद्ध के मैदान में मारा गया। बात क्लियर। अब हम पढ़ते हैं युद्ध कैसा हुआ। ये तो आप समझ गए कि युद्ध तक हम आ गए, है ना, और इसमें इसका मतलब रिजल्ट भी देख लिया, लेकिन इसमें कैसे क्या टेक्निक्स थी, है ना, कैसे कैसे हुआ वो देखते हैं। तो गलती किसकी थी, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, प्लस राणा सांगा भी साथ में था। ठीक, अब आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको सब समझ आ गया होगा। देखो, जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का हरियाणा में, पानीपत का फर्स्ट वार 1526 में होता है। ठीक, 1526 में किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। हार किसकी हुई, बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारा। ठीक, ये तो हो गया रिजल्ट और फाइनल चीज़। लेकिन ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध में पहली बार किसका, बारूद का प्रयोग हुआ भारत में। गोला बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ भारत में, और गोला बारूद का प्रयोग किसने किया था, बाबर ने। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, पहली बार बारूद का यूज़ हुआ, बारूद। ठीक, बाबर जो था मैंने आपको बताया फरगना का था, और फरगना आज के टाइम में उज्बेकिस्तान में है। तो बाबर ने इसमें 2 टेक्निक अपनाई थी इस युद्ध को जीतने में, है ना, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है। पहली तो थी सेना को लगाने की, मतलब सेना सजाने की नीति। सेना सजाने के लिए कह सकते हैं हम उज्बेक नीति। ठीक, और जो हमारी तोप थी
जो तोप से बजा रहे थे, तोप की थी हमारी उस्मानिया नीति, उस्मानिया नीति। ठीक है, अब ये तो होगी जगह के नाम भाई, उज्बेकिस्तान, उज्बेक में जो टेक्निक थी वो होगी उज्बेक नीति, और उस्मानिया मतलब कि जो ऑटम एम्पायर मतलब टर्की वाले एरिया में थी उस्मानिया, तो वहाँ की होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि थी कैसी। इनका नाम जो है, इस उज्बेक नीति को हम कहते हैं तुगलमा नीति। क्या कहते हैं? तुगलमा नीति। ठीक, और उस्मानी नीति को कहते हैं रूमी, इसको कहेंगे हम पद्धति, है ना, टेक्निक। तुगलमा पद्धति और रूमी पद्धति। ठीक है, तुगलमा टेक्निक और रूमी टेक्निक, ये थी बाबर ने जिस वजह से युद्ध को बहुत अच्छे से जीत लिया, बहुत आसानी से। इसमें ऐसा होता था, जो उज्बेक नीति थी ये थी सेना को सजाने की। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक की तो होगी सेना इधर, है ना, ऐसे सेना खड़ी है, और दूसरे की सेना इधर खड़ी है, क्लियर, और ये दोनों आएंगे, इधर से भिड़ जाएंगे, इधर से भिड़ जाएंगे, ऐसी तो होता है। ऐसे आपने जो मूवी वगैरह बाहुबली वगैरह में वैसे दिखाया, सब मूवी में ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो थी हमारी उज्बेक नीति, इसमें क्या होता था, इसको हम कह सकते हैं ये थी अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब ये लोग ना ऐसा आते थे ऐसे, और बीच में घेर के ऐसे पकड़ के मार देते थे। तो उज्बेक नीति कैसी थी हमारी? अर्धचंद्राकार थी, ऐसे। ठीक है, अर्धचंद्राकार थी। इसमें सेना इस शेप में खड़ी होती थी। ठीक, और दूसरे की सेना तो सीधी खड़ी है, तो ये सेना क्या करेगी, यहाँ से लेकर आएगी बीच में, और बीच में मार देगी, जो यहाँ आया वो गया। ठीक, ये तो होगी कौन सी? तुगलमा नीति। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार, आधा चांद हो गया नहीं, अर्धचंद्राकार। अब रूमी को समझो, रूमी में क्या हो गया? रूमी में ये थी तोप को सजाने की, मतलब तोप आपको कैसे कैसे कहाँ रखनी है। इसमें होता था, जैसे हमने ये सेना लगी है ऐसे, सेना के बीच बीच में तोप होंगी, एक तोप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे लगी होंगी तोप। ठीक, अब तोप सेना का काम क्या होगा कि जो बाकी के मतलब जो अपोजिट में है उनको बीच में लेकर आए, इनको बीच में लेकर आए। ठीक, और तोप क्या करेंगी, यहाँ से गोले बरसा देंगी। ठीक, तोप यहाँ से गोले बरसा देंगे, तो सारे के सारे लोग यहाँ पे मर जाएंगे। अब तोप से ना उस टाइम पे तो पहली बार देखा इन लोगों ने, भाई ये क्या चीज़ आ रही है आसमान से। और दूसरी चीज़, एक तो लोग तो मर ही रहे हैं, दूसरी चीज़ क्या थी कि तोप की आवाज़ से जो उस टाइम पे घोड़े और हाथी यूज़ होते थे युद्ध में, वो भी दग जाते थे, वो खुद घेर घेर के भाग रहे हैं। ठीक है, पटक पटक के वो ऐसे ही मर गए आधे तो इसमें यहाँ पे इब्राहिम लोदी मारा गया। ठीक, तो पहली बार भारत में, है ना, समझना, भारत में पहली बार तोप का प्रयोग या फिर बारूद का प्रयोग किसमें हो? पानीपत के युद्ध में। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे, यहाँ देखो, बाबर यहाँ आ चुका था, यहाँ पे, है ना, ये भी तो उस टाइम पे इंडिया ही था, यहाँ आ चुका था। तो यहाँ पे बाबर ने छोटे छोटे 4 आक्रमण किए थे, छोटी छोटी जगहों को जीता, 4 आक्रमण किए थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है 1519 का बाजोर युद्ध, बाजोर का युद्ध। इसमें उसने भेरा का किला जीता था। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसने, बाबर ने पहली बार किसका प्रयोग किया था? तोप का प्रयोग किया था। अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया कि भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? बाबर ने किया। और पहली बार किस युद्ध में किया? तो पानीपत होगा या फिर बाजोर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाबर था, यहाँ पे छोटे छोटे 4 आक्रमण किए थे बाबर ने। तो पानीपत का हो गया 5वां, पानीपत का कौन सा हो गया? 5वां वार था भारत पर। ये पानीपत का कौन सा था? 5वां था। ठीक है, पहला नहीं था, बाबर इससे पहले ही आ चुका था, 5वां था। और जो हमारा 1519 में था, 1519 में क्या था? बाजोर। और इसमें बाबर ने क्या जीता था? भेरा का किला। तो इस वजह से बाबर को यहाँ पे रहने की जगह मिल गई थी, भेरा का किला जीत के एक स्टेबल हो गया था। अब पानीपत का युद्ध जीत लिया बाबर ने। ठीक है, पानीपत का युद्ध जीत लिया। फिर अब तक मतलब बाबर की ना यहाँ पर रहने की वो कोई नहीं मोही थी, मतलब कि मैं यहाँ पे रहूँ, है ना, रुकने का कोई उसका प्लान नहीं था। लेकिन जब बाबर ने देखा भाई यहाँ तो बहुत पैसा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, तो यहाँ ना तो मौसम की कोई दिक्कत है, भाई सर्दी भी है, गर्मी भी है थोड़ी थोड़ी, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो इतना सारा पहाड़ी इलाका, कितनी टफ लाइफ है वहाँ पे, तो ऐसा करता है यहीं पे रहते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद, उससे पहले नहीं था बाबर के इरादा। ठीक, अब ये जो थे हमारे राणा सांगा, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, ये क्या पागल थे इन्होंने कर दिया भैया, बवाल कर दिया। राणा सांगा ज़्यादा कूद रहे थे, क्योंकि ये तो थे सूबेदार, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी कुछ थे थोड़ी ना, भाई ये राजा था राणा सांगा ज़्यादा कूदे।
अब बाबर ने कहा अच्छा हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो राणा सांगा से होगा अगला युद्ध, वो आप अभी समझाऊंगी, ठीक। अब मतलब ये तो आपको समझ आ गया कि पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को यहाँ से बहुत सारा पैसा मिला। पैसा मतलब उस टाइम पे सिक्के होते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। अब बाबर ने क्या किया, जो चांदी के सिक्के थे उन चांदी के सिक्कों को लेके कहाँ भेज दिया, काबुल भेज दिया, क्योंकि बाबर की पसंदीदा जगह क्या थी, काबुल थी। काबुल भेज दिया और वहाँ पे हर एक नागरिक को, सारे लोगों को एक एक चांदी का सिक्का बंटवाया, ठीक है। तो बहुत सारा दान किया, और दानी को कहते हैं कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, ठीक है। तो बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण करी, कलंदर की उपाधि, ठीक है। कौन सी उपाधि धारण करी, कलंदर की उपाधि। कलंदर को कहते हैं हम दानी, ठीक है। कलंदर की क्या थी, उपाधि थी, कलंदर की उपाधि। अच्छा एक उपाधि और याद आई, जब बाबर, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जब बाबर 11 साल की उम्र में क्या बन गया था, राजा बन गया था फरगना का, तो बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी। किसकी, मिर्ज़ा की। यहाँ पे क्या था, मिर्ज़ा की उपाधि, मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी। और मिर्ज़ा क्या थी, इनकी खानदानी उपाधि थी, है ना। इनके पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्ज़ा। मिर्ज़ा क्या थी, इनकी खानदानी उपाधि थी, और बाबर ने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी जब बाबर राजा बना था 11 साल की उम्र में। और पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये तो आप समझ गए कि अब अगला युद्ध किससे होने वाला है। अगला युद्ध होने वाला है हमारा राणा सांगा से, क्योंकि राणा सांगा जाते कूद रहे थे कि तुम निकलो यहाँ से। बाबा क्या मैं तो न जाऊँ, रोक के दिखाओ मुझे, मैं तो ही रहूँगा, मैंने सब कुछ जीता है। तो फिर क्या होता है, अब राणा सांगा, भाई ठीक है हम तुम्हें देख लेंगे, तुम अकेले हो। तो राणा सांगा के साथ कौन कौन मिलेंगे, राणा सांगा के साथ कौन कौन मिलेंगे, देखो राणा सांगा तो हो गए तैयार युद्ध के लिए। राणा सांगा के साथ आलम खान लोधी भी थे, दौलत खान लोधी भी थे, और इनके दोस्त कौन थे, मेदिनी राय भी थे। इनके दोस्त कौन, मेदिनी राय भी थे। लेकिन मेनली युद्ध किससे था, राणा सांगा से था। मेनली युद्ध किससे था, राणा सांगा से था। इस युद्ध को हम कहते हैं खानवा का युद्ध, और ये अगली साल ही हो गया था। इस युद्ध को हम क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध, ठीक। अभी हमने पानीपत का पढ़ा, 1526 में किसका था, पानीपत का, पानीपत, ठीक है। अब 1527 में होता है किसका, 1527 में खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ, देखो पानीपत का हुआ इब्राहिम लोदी के, इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक। खानवा का हुआ राणा सांगा के साथ, राणा सांगा के साथ, ठीक। ये जो राणा सांगा के साथ हुआ, इसमें 4 जगह के लोग थे, मतलब 4 लोग थे। इसमें मेदिनी राय था, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और राणा सांगा। मेन इसमें राणा सांगा था। अब इन चारों ने अपनी थोड़ी बहुत जो सेना थी वो खानवा के मैदान में, खानवा में ला के रख दी, सॉरी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो खानवा कहाँ था, ये आगरा के पास जगह थी खानवा। अब इसमें तो दोनों में बाबर ही जीता। ये युद्ध जो था खानवा का युद्ध, बाबर की ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि पानीपत के युद्ध में इतना स्ट्रेस नहीं था, क्योंकि पानीपत के युद्ध का पता था कि भैया हम जा रहे हैं सिर्फ वहाँ पे उसको भगाना है, माल मिलेगा उसको लेकर आ जाएंगे, ठीक है, मेंटलिटी ये थी। लेकिन खानवा के युद्ध में कह सकते हैं बाबर का भविष्य जुड़ा था, और बाबर चाहता था कि भैया मुझे अब यहीं पर रहना है, कहते हैं ना करो या मरो वाली चीज़ थी। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने अपने सैनिकों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, और उसको जिहाद का नाम दिया, ठीक है ना, जिहाद का नाम दिया। जिहाद होता है मतलब धर्म को बचाने के लिए जो युद्ध किया जाता है, लड़ाई की जाती है, उसको हम जिहाद कहते हैं। जिहाद का नारा दिया। और दूसरा, सैनिक के ऊपर एक टैक्स लगता था उस टाइम पे, तमगा। टैक्स का नाम क्या था, तमगा, 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 ठीक है। ये क्या था, टैक्स था, सैनिक के ऊपर लगता था। इस टैक्स को ख़त्म कर दिया, है ना, सेना को बहुत मोटिवेट किया, इस टैक्स को ख़त्म कर दिया। दूसरा, शराब यानी कि उसको मदिरा कहते हैं, मदिरा, सैनिकों को शराब पीने पर रोक लगा दी, ठीक है। ये सारे काम बाबर ने खानवा के युद्ध में की, क्योंकि भाई बहुत कहते हैं, तो वो इतनी सारी सेना होगी, 4-4 लोग मिल गए, है ना, और मतलब कहते हैं बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, इसमें बाबर को यहाँ पर रहना ही था। तो बाबर ने पूरे अपनी जान लगा दी खानवा के युद्ध में, और बाबर जीत भी गया, खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया, ठीक। अब अगली साल 1527 आ गया, 1528 में, 1528 में पानीपत का युद्ध हो गया, खानवा का युद्ध हो गया। 1528 में युद्ध होता है हमारा चंदेरी का युद्ध। कौन सा,
चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किससे हुआ? मेदिनी राय से। चंदेरी का युद्ध किससे हुआ? मेदिनी राय से। मेदिनी राय तो आप समझ गए कौन थे? राणा सांगा के दोस्त। भाई राणा सांगा तो निकल लिए, अब इनके दोस्त भी कुछ करेंगे। तो बाबर ने अगला युद्ध किससे किया था? चंदेरी से। तो कोई नॉर्मल ही था, इसमें कुछ ज़्यादा खास बात नहीं थी, ये तो आराम से बाबर ने निपटा दिया। ठीक, मेदिनी राय को भी बाबर ने हरा दिया। अब अगला युद्ध होता है हमारा, अगला युद्ध 1529 में। 1529 में अगला युद्ध हुआ हमारा घाघरा का युद्ध। कौन सा? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध होता है महमूद लोदी से। अब ये महमूद लोदी कौन आया? नया नाम, महमूद लोदी प्लस अफगानी। अफगानी, महमूद लोदी प्लस अफगानी। देखो महमूद लोदी कौन था? ये था इब्राहिम लोदी का भाई। महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का भाई था। और ये अफगानी लोग कौन थे? देखो जब मैंने लोदी वंश पढ़ा था आपको बताया होगा कि जो इकलौता दिल्ली सल्तनत में अफगान वंश था, लोदी वंश। ठीक है, ये लोग कौन थे? अफगानी थे। अब अफगानी कहाँ रहते थे? ये यहाँ पे दिल्ली वाले पे तो कब्जे बाबर हो गया, तो ये पहुँच गया था ईस्ट में। महमूद लोदी कहाँ चला गया था? ईस्ट साइड में चला गया था, मतलब कि बिहार वगैरह साइड में, बिहार वेस्ट बंगाल है ना, ईस्ट में चला गया था। और वहाँ पे और इसने अपने अफगानी, अपने जो भी होंगे अपने लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया, और ये दोनों मिलकर किससे लड़े? बाबर से लड़े, घाघरा के युद्ध में। ठीक है, बाबर से लड़े, तो इनको भी बाबर ने हरा दिया। महमूद लोदी को भी बाबर ने हरा दिया। महमूद लोदी को भी बाबर ने हरा दिया। ठीक है, अब महमूद लोदी को भी हरा दिया, लेकिन ये जो अफगानी थे ये ना बिखरे हुए थे, कुछ कहाँ रह रहे हैं, थोड़े कैसे कहाँ रह रहे हैं, थोड़े से कहाँ रह रहे हैं। तो बाबर ने इनको बहुत मतलब पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, अफगानियों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया। और ये अफगानी ही आगे जाके हुमायूं के लिए ख़तरा बने। बाबर का बेटा हुमायूं आएगा अब। ठीक है, ये अफगानी ही आगे जाकर हुमायूं के लिए एक सरदर्द बन गए। इन अफगानियों ने बाबर को, हुमायूं को भगा भगा के मारा था। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे, बात क्लियर। तो अफगानियों को बाबर ने पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया, उसको भी लगा चलो छोड़ो, इतने सारे युद्ध हो गए भाई। बचपन से सोचो 11 साल की उम्र में वो राजा बन गया था, और 1530 में बाबर की मृत्यु होगी। मरने तक ही उसने लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, बाबर ने मरने तक ही अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। 1530 में क्या हुआ? बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। अब ये जो हमारे 4 युद्ध हैं, ये जो 4 युद्ध हैं, ये तो बात क्लियर है कि इस चारों में बाबर ही विजय था। इन चारों में कौन था? बाबर ही विजय था। ठीक है, बाबर विजय रहा। और हुए किससे तो मैंने लिखी दिए हैं, 4 युद्ध में बाबर ही विजय रहा। और ये चारों युद्ध बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप किसी ट्रिक से याद कर लो। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी, खाना, चांद या फिर चाय, और ये घर। मतलब बाबर था, बाबर ने पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी और फिर घर गया। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चाय पी, फिर घर गया। ठीक, इस तरह से कर सकते हो। सन तो सेम ही है, 26, 27, 28, 29, 1-1 साल का गैप है। देखो अब बाबर की कब होगी? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर की कब्र बनाई गई कहाँ? इनको आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ये जो आराम बाग था ये बाबर ने ही बनवाया था। और ये आराम बाग मतलब इसमें ना एक टेक्निक थी, 4 बाग शैली। एक टेक्निक क्या थी आराम बाग को बनवाने की? मतलब ये गार्डन था ये। ठीक है, इसमें एक टेक्निक लगाई थी 4 बाग शैली। ये जो 4 बाग शैली थी इसका जनक हम बाबर को ही कहते हैं, और इस टेक्निक से बाबर ने आराम बाग बनवाया था। ठीक है, 4 बाग शैली। इसमें होता था कि 4 बाग शैली में ऐसे 4 मतलब गार्डन्स हो जाएंगे, बीच बीच में एक यहाँ ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे जो होगी सिंचाई वगैरह होगी वो होगी नेचुरल तरीक़ों से, मतलब नदियों से, नहरों से जो पानी आएगा, नदियों से, नहरों से डायरेक्ट उसमें आएगा गार्डन में। तो बाबर को कहाँ दफनाया गया? आराम बाग में दफनाया गया। लेकिन बाबर की दिली ख्वाहिश थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। ठीक, तो बाबर को आराम बाग से, मतलब आगरा के आराम बाग से बाबर की कब्र को काबुल में शिफ्ट किया अकबर ने, इनके पोते अकबर ने। अकबर ने आराम बाग से कहाँ शिफ्ट कर दिया? काबुल में। काबुल में। ठीक है, किसने किया था? अकबर ने किया था। इतना क्लियर है? तो हमने ये चीज़ पढ़ ली कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आराम बाग किसने बनवाया था, तो बाबर ने बनवाया था। एक बाबरी मस्जिद है ना, बाबरी मस्जिद भी आराम इसने बनवाई थी, बाबर ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद अब तो है ही नहीं। ठीक है, राम मंदिर वाला जो झगड़ा था वो यही तो था।
तो बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी कहाँ? अयोध्या में। ये बात क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा आगे। बाबर की मृत्यु होगी, हमने बाबर का पूरा संघर्ष देख लिया। अब बाबर ने ना अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी क्या लिखी थी? आत्मकथा लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था तुजुके बाबरी। आत्मकथा क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी। बाबर की आत्मकथा। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? तुजुके बाबरी। तुजुके बाबरी, ठीक है, तुजुके बाबरी। इसका ट्रांसलेशन ये किस में थी? फारसी में थी। फारसी से उर्दू में ट्रांसलेशन किसने किया था? अब्दुर्रहीम खान खाना ने। अब्दुर्रहीम खान खाना कौन था? वो अकबर के नौरत्न में था, मतलब कि अकबर के टाइम पे इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो उस ट्रांसलेटेड जो बुक है उसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। बस लैंग्वेज का फ़र्क है एक ही चीज़, ठीक है। ये तो बाबर ने खुद लिखी थी तुजुके बाबरी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, और ये बाबरनामा हो गया इसका ट्रांसलेटेड बुक, ठीक है। अब बाबर के ना 4 बेटे थे। बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। उन 4 बेटों में सबसे बड़ा था हुमायूं। बाबर के 4 बेटे थे, पुत्र है ना। बाबर के 4 बेटे थे, सबसे बड़ा कौन था? हुमायूं। हुमायूं, ठीक है। हुमायूं को सबसे पहले याद रखो, क्योंकि हुमायूं तो अगला राजा सबको पता है। तो हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था, और बाबर ने अपने जीते जी ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मतलब मेरे बाद राजा कौन बनेगा? हुमायूं बनेगा। और जो 3 भाई थे वो थे हुमायूं अस्करी, हिंदाल, और चौथा था कामरान। हुमायूं, ये दोनों एक साथ याद कर सकते हो, है ऐसा। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान, ये 4 बेटे किसके थे? बाबर के थे। सबसे बड़ा हुमायूं था, और हुमायूं को ही अगला राजा बनाया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हुमायूं पढ़ेंगे, और 1-2 चीज़ें बाबर की भी रह गई हैं, क्योंकि बाबर ने अपनी जो आत्मकथा में जो चीज़ें लिखी थी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी हुमायूं की। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, अगर आपको कुछ भी इससे बेनिफिशियल लगता है, समझ आता है सब, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।